बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुमाइला बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद शुमाइला। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो है एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड कि बच्चों में एंटीबायोटिक्स कब इस्तेमाल करनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के दौरान किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो किसी भी इन्फेक्शन में यूज़ की जाती हैं। वो इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। इन सारी जो मेडिसिन हैं जो इन्फेक्शन में यूज़ की जाती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्योंकि इन्फेक्शन में किया जाता है, तो जब भी किसी किस्म का इन्फेक्शन हो बच्चों में या इवन बड़ों में भी, तो उसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। वो डायग्नोज़ करेंगे और उसके बाद आपको उस डायग्नोसिस के मुताबिक उस किस्म की एंटीबायोटिक दी जाएगी। तो लेकिन जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो उसके बाद जैसे ही इन्फेक्शन सेटल होना शुरू होता है, जैसे ही वो जो डिज़ीज़ है वो ठीक होनी शुरू होती है, वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी डोज़ के ऊपर अगर ठीक हो जाती है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, तो हमारे यहाँ उस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते वक्त इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि इसका एक स्पेसिफ़िक कोर्स होता है जो कम से कम 3, 5, 7, 14 या 21 दिन तक का भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और वो आपके इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और उस जैसा इन्फेक्शन होगा, अगर बड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तो डॉक्टर जो है वो मैक्सिमम टाइम तक भी आपको एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जब एंटीबायोटिक एक दफ़ा इस्तेमाल करना शुरू करें तो उस बेशक इन्फेक्शन सेटल हो जाए, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल ख़त्म नहीं करना, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना। अदरवाइज़ मसला क्या होगा कि उसमें बच्चों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी या इवन बड़ों में भी ये सीन हो सकता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है अगर ड्यूरिंग जो ट्रीटमेंट है, कोर्स उसका पूरा ना किया जाए। तो उसका नुकसान ये होता है कि उस वक्त तो आप उस इन्फेक्शन से ट्रीट हो चुके होते हैं, लेकिन जब दोबारा जब कभी बच्चे को या इवन बड़े को भी उस किस्म का इन्फेक्शन दोबारा होता है तो वो वाली एंटीबायोटिक उसमें रेजिस्टेंट हो चुकी होती है और वो दोबारा उसका असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता और डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, तो हमारी कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही है और जिसकी वजह से हम किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो आपके जो प्रिस्क्राइबर है, डॉक्टर है, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होता है, क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करेंगी तो फिर किस तरह से इन्फेक्शन ट्रीट किया जाएगा। अब तो सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि बड़ी से बड़ी एंटीबायोटिक भी हमारी कम्युनिटी में रेजिस्टेंट हो चुकी है और उसका असर ख़त्म हो चुका है। इस इशू को ख़त्म करने के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले इशू को ख़त्म करने के लिए, जब जब भी आपको किसी भी इन्फेक्शन में इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़े, आप अपने डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक आपने उसका कोर्स पूरा करना है, चाहे वो 3 दिन का दें, चाहे वो 5 दिन का दें, चाहे वो 1 हफ़्ते का दें या इससे ऊपर जितने भी दिनों का आपको दिया जाता है वो कोर्स आपने पूरा करना है, ताकि हम इस इशू से बच सकें और दोबारा जब कभी इन्फेक्शन हो तो वो वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ना हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।